Hello dear students of class 12. Welcome to SBIC online class. Dear students, today we will read second chapter of English literature, that is Last Spring, which has been selected from the stories of stolen childhood. And this story is written by an Indian writer, Anish Jha. This story is divided into two parts. One part explains poverty and second part explains child labor. Its first part is sometimes I find a rupee in the garbage, and its second part is I want to drive a car. आज हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में एक ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां से आए हुए कुछ गरीब परिवार 1991 में लड़ाई के बाद कुछ लोग दिल्ली चले आए थे और उन्हीं के परिवार में एक लड़का है जो कि रैग पिकिंग करता है, गार्बेज उठाता है, कूड़ा कचरा उठाने का काम करता है और जिसका नाम है साहब आलम। और पहली कहानी जो कि गरीबी पर आधारित है वो साहब आलम पर आधारित है और इसके माध्यम से इस पार्ट में साहब आलम जो कि एक रैग पिकर है, इस कहानी से लेखिका यह शो करती हैं कि हमारे देश में अभी भी भयंकर किस्म की गरीबी है और कुछ लोग अपना जीवन यापन इस तरह से कर रहे हैं, इतने गरीबी में कर रहे हैं, इतने अभाव में कर रहे हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट को पढ़ करके एक जो कि गरीबी के बारे में है जो साहिब आलम के द्वारा लेखिका हमें बता रही हैं, जो दूसरा पार्ट है वह एक चाइल्ड लेबर को लेकर है। एक मुकेश नाम का लड़का है, उसको लेकर के लेखिका ने हमें चाइल्ड लेबर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो अभी हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं इसमें साहिब आलम की कहानी है और कहानी की शुरुआत में लेखिका साहिब आलम से वार्तालाप कर रही हैं और उन्हीं के वार्तालाप से इस कहानी की शुरुआत हो रही है। तो चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखिका अनीस जंग का साहिब आलम से जो वार्तालाप है और इस वार्तालाप के माध्यम से वो गरीबी का जो यथार्थ चित्रण उन्होंने किया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट स्प्रिंग। स्टोरी फर्स्ट। Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका अनीस जंग यहाँ साहब से एक क्वेश्चन पूछ रही हैं। पूछ क्या रही हैं? Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ये सब क्यों करते हो? लेखिका करी मैं साहब से पूछा जिससे हमारी मुलाकात प्रत्येक सुबह एवरी मॉर्निंग हो जाती थी। और साहब करता क्या था? मुलाकात इनकी क्यों होती थी? क्योंकि साहब इनके पड़ोस में जो कूड़े का ढेर था, जो गार्बेज डंप था, वहाँ से गोल्ड की तलाश करता था, स्क्राउंजिंग करता था गोल्ड की। यहाँ पर जो गोल्ड लिखा हुआ है, लेखिका तो ये कह रही हैं कि वह सोने की तलाश करता था, लेकिन वास्तव में यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है ऐसी काम की चीज़ें जो साहब के लिए उपयोगी हैं, जिसको हम रद्दी समझ करके, कूड़ा कबाड़ा समझ करके कबाड़ के ढेर में फेंक देते हैं। उन्हीं कबाड़ के ढेर से या कुछ काम की चीज़ें तलाशता है जिसको बेचकर ये अपना पेट भर सकता है। और इसीलिए लेखिका ने यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये जो काम की चीज़ें हैं वो अनीस साहब के लिए बिल्कुल सोने की ही तरह हैं। Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब यहाँ लेखिका बता रही हैं कि साहब है कौन। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब बहुत पहले अपने घर को छोड़ चुका है। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ये आया कहाँ से? कहाँ पर घर था जहाँ से इसने छोड़ा है? ये ढाका से आया हुआ है। जो ग्रीन फील्ड, हरे भरे जो मैदान थे ढाका के, वहाँ पर इसका घर था। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है और ये वहाँ से आए, पूरा परिवार वहाँ से आया हुआ है। और लेखिका बता रही हैं कि हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। एक्चुअली साहब जब छोटा था तभी आ गया है, भारत आ गया है,
इसलिए इसको घर की कुछ भी याद अब नहीं है। इसके लिए तो घर, असली घर इसका कहाँ था, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो there were many storms, तो वहाँ पर बहुत सारे तूफान आए। That swept away their fields and homes, और इतना भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से इनके खेत भी, इनके जो फील्ड्स थे और इनके जो होम, जो इनका घर है, वो सारे के सारे स्वेप्ट अवे हो गए, सबके सब तबाह हो गए, सबके सब बर्बाद हो गए। जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है, इस तरह से कोई तूफान आया, इनका खेत भी बर्बाद हो गया और इनका जो मकान था, जिनको इनका घर था, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ये सब उसको बताती है। दैट्स वाई, यही कारण है कि, यही रीज़न है कि दे लेफ्ट, वे लोग अपना घर बार छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में, सोने की तलाश में। हाँ, सोने का मतलब मैं बता दूं, सोने का मतलब, गोल्ड का मतलब सोना ही नहीं है, गोल्ड का मतलब कुछ काम की चीज़ें हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अपने काम की तलाश में, कुछ खाने पीने की तलाश में वो बड़े शहरों के लिए वो निकल दिए जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं। I have nothing else to do, he mutters, looking away. जब लेखिका अनीस जंग पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सब क्यों कर रहे हो, Why do you do this? तब उसका जवाब अब यहाँ हमें मिल रहा है। तब साहिब कहता है लेखिका से, I have nothing else to do, करने के लिए मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, तो मैं बस यही इसीलिए कूड़ा कबाड़ा उठाता हूँ और इसी से हमारी आजीविका चलती है। ही मटर्ड, वह धीरे से बोलता है, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, दूर देखते हुए, लेखिका से आंख मिलाकर नहीं कह रहा है, वह दूर की तरफ देखते हुए लेखिका से कहता है, अनीस जंग से कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा काम है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, realizing immediately how hollow the advice must sound। तो जब लेखिका से साहिब कह रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, तब लेखिका पूछ नहीं रही हैं, उससे कह रही हैं गो टू स्कूल, तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो, कोई काम नहीं है तो स्कूल जाया करो। लिखा करें आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है स्पीकिंग और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थाट और ऑनेस्टी। और एक्चुअली अगर अनीस जंग साहब से कह रही हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो एक ऐसा बच्चा जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, भुखमरी के कगार पर है, तो उसको पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वह किसी तरह से काम करके अपना पेट भरे। तो इसीलिए यहाँ लेखिका खुद के लिए कह रही हैं कि आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तभी तुरंत इनको आभास हो जाता है, तुरंत ये रियलाइज भी कर ले रही हैं। रियलाइज क्या करें, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यह मेरी जो सलाह है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हें तो निश्चित रूप स्कूल जाना चाहिए। तो यह जो सलाह थी लेखिका की, इनको खुद रियलाइज हुआ यह बिल्कुल खोखली सलाह थी। ऐसे व्यक्ति को, उस बच्चे को ऐसी सलाह देना, उस सलाह देने का कोई मतलब नहीं रहा। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब साहब कह रहा है, साहब क्या कह रहा है, अभी तो कूड़ा कबाड़ा उठा रहा है, अब ये जवाब और क्या दे रहा है, कह रहा है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बुल्ट वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बन जाएगा आई विल गो, तब मैं स्कूल जाऊँगा। अब लेखिका से वो बता रहा है कि आसपास तो स्कूल ही नहीं है, तो मैं स्कूल कैसे जाऊं, अगर कोई स्कूल बनेगा तो निश्चित रूप से मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब लेखिका अनीस जंग क्या करी हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तब अनीस जंग थोड़ा सा मजाक के लहजे में साहब से पूछ रही हैं कि इफ़, उससे कह रही हैं कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल खोल लूँ, विल यू कम, तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। तो अनीस जंग, तब साहब कहता है यस,
स्माइलिंग ब्रॉडली, तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है यस आई विल कम टू योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में आऊँगा जब आपका स्कूल तैयार हो जाएगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. तो लेखिका ने क्वेश्चन चूंकि पूछा था साहब से कि जब मेरा स्कूल तैयार हो जाएगा, जब मैं स्कूल खोल लूँगी तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे, और एक बात उसको मालूम था। तो अब लेखिका कह रही है फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद में देखा कि साहब दौड़ते हुए मेरे पास आता है और पूछ क्या रहा है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। तो अनीस जंग जवाब क्या दे रही हैं, कह रहे हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने में थोड़ा लंबा समय लगता है, कुछ दिनों में 2-4-10 दिन के अंदर कोई स्कूल तैयार नहीं होता है। कह रहे हैं मैंने उससे कहा कि स्कूल बनाने में लंबा वक्त लगता है। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और इनको बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि इन्होंने एक गरीब बच्चे से ऐसा प्रॉमिस किया था जिस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था। ये कोई स्कूल बनाने नहीं जा रही थी, कोई स्कूल खोलने नहीं जा रही थी, फिर भी उन्होंने साहब से कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम पढ़ने आओगे, और उसने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप स्कूल खोलूंगी तो वही जब साहब देखता है अनीस जंग को तो दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो इस प्रॉमिस के लिए लेखिका को अनीस जंग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर वो क्या सोच रही हैं, कह रहे हैं कि बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले लोग, अबाउंट हमारी जैसी तो जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वादे हैं, उससे तो पूरा भरा हुआ है, एग्जिस्ट इन ए लार्ज नंबर इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, इस खोखले संसार में, इस खाली संसार में मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं और करते कुछ नहीं हैं। तो अब पहले तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, फिर सोचती हैं कि मेरे जैसे तो तमाम लोग, ये पूरा जो संसार है इसमें इस तरह के प्रॉमिसेस तो भरी हुई हैं। तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों को प्रेजेंट टाइम में लोग जुमला बोलते हैं। तो कह रहे हैं जुमलों से तो संसार भरा हुआ है, सिर्फ मैंने ही प्रॉमिस थोड़ी किया इससे उनको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहब आलम, he announces he does not know what is meant, if he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, लेखिका कह रही हैं कि 1 महीने से उनकी जान पहचान हो जाने के बाद लेखिका उससे उसका नाम पूछ रही हैं। क्या कह रही हैं, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। ये साहब यहाँ खड़ा है, इसका लेखिका नाम पूछ रही हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो जवाब क्या दे रहा है, साहब आलम। तो उसने बताया कि मेरा नाम साहब आलम है, उसने अपने नाम को बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स, क्या कह रही हैं कि उसको अपने नाम का मतलब बिल्कुल भी नहीं मालूम है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम की मीनिंग जान जाए, अगर उसको पता चल जाए, और नाम की मीनिंग जो साहिब आलम है इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का स्वामी, इस संसार का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट, तब उसको अपने इस नाम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। एक ऐसा बच्चा जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, जिसका किस खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसके नाम का मतलब है संसार का स्वामी। साहिब आलम का मतलब संसार का स्वामी, उसको अपने नाम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। Unaware of what his name represents, he roams the state with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. लेखिका बता रही हैं कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स,
उसके नाम का मतलब क्या है, इस बात से बिल्कुल अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता फिरता रहता है। और जो बच्चे हैं वो किस तरह की सेना है, एन आर्मी, वो बच्चों की एक सेना के साथ घूम रहा है। वो सेना कैसी है, आप बेयर फुट, और नंगे पाँव। जो उनके साथी हैं वो सब बिल्कुल नंगे पाँव हैं। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो मॉर्निंग बर्ड की तरह अपीयर होते हैं गलियों में, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होते होते वो सब गायब हो जाते हैं। यहाँ देखिए साहब आलम हैं और उसके जो दोस्त हैं वो सब बेयर फुट है, नंगे पाँव है, कोई किसी के पैर में ना जूता है ना चप्पल है, और सब मॉर्निंग बर्ड की तरह गलियों में निकलते हैं और दोपहर होते होते अपना काम करके फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं, गलियों से डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। Why are not you wearing chappals? I asked one. My mother didn't bring them down from the shelf. He answers simply. अब जब एक इनका परिचय हो गया सारे बच्चों से, लगभग ये सभी बच्चों को पहचानने लगी थी, तो लेखिका कह रही हैं कि ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीने के अंदर वह एक एक बच्चे को पहचानने लगी थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. तब वो एक उन्हीं रैग पिकर्स में से एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो वह जवाब क्या दे रहा है, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। तो कह रहा है कि सेल्फ में, अलमारी में ऊपर मेरी चप्पलें रखी हुई थी, मेरी मम्मी ने उतार करके मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना हूँ। एक्चुअली वो तो बहाना कर रहा था, उसको एक शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने कहा कि मेरी माँ ने चप्पल उतार कर मुझे नहीं दी, इसलिए मैं नहीं पहना हूँ। वास्तविकता तो ये है कि उनके पास ना तो जूता है और ना ही चप्पल है, इतने गरीब हैं कि उनके पास इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ भोजन के अलावा दिन भर इसी तलाश में रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ कबाड़ में मिल जाए जिससे उनका पेट भर जाए। Even if she did, he will throw them off. Add another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब वो बच्चा कहता है कि माँ ने मेरी सेल्फ से उतारकर चप्पल नहीं दिया, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना हूँ, तभी एक उनके साथ का दूसरा बच्चा बोल पड़ता है। वो क्या बोल रहा है, Even if she did, अगर वह इसको चप्पल उतार कर दे भी देती, he will throw them off, तब भी यह उसको पहनता नहीं, तब भी यह इसको फेंक देता। दूसरे बच्चे ने जवाब दे रहा है shoes that do, और जो बच्चा जवाब दिया, लेखिका से बताया कि अगर इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देती तब भी यह नहीं पहनता, उसको फेंक देता। वो बच्चा खुद अपने पैरों में जो जूते पहने हुए था वो मैच करने वाले नहीं थे। शूज दैट डू नॉट मैच, उसके शूज भी मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में कि एक पैर में जूता पहना हुआ है और दूसरे पैर में एक सैंडल पहना हुआ है। और जो कबाड़ बिनने वाले लोग हैं तो ढूंढते रहते हैं कुछ ऐसी काम की चीज़ें मिल जाएं तो जिससे उनका काम चले। इनको फैशन से कुछ लेना देना नहीं है, इनसे ये भी कुछ लेना देना नहीं कि दोनों पैर में दो तरह की चप्पलें हैं। उनसे सिर्फ ये मतलब है कि उनके पैर में कुछ चुभे ना, पैर में गर्मी ना लगे, कूड़ा कचरा ना लगे पैर में, इसलिए जो भी मिला उसको पहन लिए हैं। तो ये बात जो बच्चा कह रहा है कि उसके पैर में भी डिफरेंट शूज थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब लेखिका ने उस लड़के से ही पूछ लिया कि तुम अपने पैरों में ये दो तरह के जूते क्यों पहने हो, तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो फिर अपने पैर को ऊपर नीचे सफल करता है, हिलाता है और कुछ कहता नहीं है और कोई जवाब नहीं देता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his time. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. और उन्हीं बच्चों में से एक क्या कह रहा है, I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy who has never owned a pair ऑल हिज लाइफ। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए।
क्योंकि उसके लाइफ में अभी तक उसने कभी भी जूते नहीं पाए हैं, जूते नहीं पहने हैं, कभी भी अभी तक उसको जूते मिले ही नहीं हैं। अब लेखिका कह रही हैं कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज एंड विलेज रोड्स। कह रहे मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है तो मैंने बहुत से जगहों पे देखा है, अपने देश में बहुत ज़्यादा स्थानों पे देखा है कि जो बच्चे हैं वॉकिंग बेयरफुट, वो नंगे पांव चलते हैं, इन सिटीज़ शहरों में भी, एंड विलेज रोड और गांव के रोड पर भी। तो ये जिस समय की बात कर रही हैं, एक्चुअली गरीबी उस समय वर्तमान समय की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। तो कह रहे हैं मैंने शहर में कई जगह देखे, इवन सिटीज़ के रोड्स पर भी और गांव के रोड पर भी, विलेज रोड्स पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे नंगे पांव ही टहलते घूमते इनको देख जाते हैं। Tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. लेखिका कह रही हैं कि इसको, कि हम जो बच्चे हैं या ये जो गरीब लोग हैं, यह भी कह सकते हैं कि हम लोगों की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि हम लोग जूता या चप्पल नहीं पहनते हैं। एक उनका ट्रेडिशन है कि हम जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एक्सक्यूज। कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि ये सब केवल एक्सक्यूज के लिए है, वो सिर्फ जस्टिफाई करते हैं कि हमारा तो परंपरा है, हमारी परंपरा है कि हम लोग जूता चप्पल पहनते नहीं है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यह उनकी एक परपेचुअल स्टेट की पावर्टी है, कभी भी समाप्त न होने वाली गरीबी है। ये जूता चप्पल एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी कमी को इन्होंने कभी कभी ये भी बताते हैं कि हमारी परंपरा है, हमारी रीति है, हमारा रिवाज है कि हम लोग जूता या चप्पल पहनते ही नहीं हैं। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए करते हैं, वो अपनी गरीबी को छुपाना चाहते हैं। गरीबी को छुपाने के लिए वो कहते हैं कि हमारी परंपरा है कि हम जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी. A man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. लेखिका को तभी एक कहानी याद आती है। क्या? आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। कह रहे हैं कि मुझे एक कहानी याद आती है कि उडुपी में, उडुपी एक उड़ीसा का स्थान है, उड़ीसा की एक जगह है, सिटी है, और इनको उडुपी में एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी क्या थी? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कह रहे हैं कि उसने अपनी कहानी सुनाई। कहानी क्या थी कि एज ए यंग बॉय, जब वह छोटा था तो वह जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक स्कूल भी पढ़ता था, एक ओल्ड टेम्पल पढ़ता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pay for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो जो उडुपी में एक व्यक्ति ने इनको कहानी सुनाई थी, वो कहानी क्या थी? तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं स्कूल जाता था अपने, तब रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। लेकिन रास्ते में रुक करके, उस मंदिर के सामने रास्ते में रुक करके भगवान से प्रार्थना करता था। प्रार्थना किस बात के लिए करता था? ही वुड स्टॉप ब्रीफली, शॉर्ट टाइम के लिए रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर के पास, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। इतनी गरीबी थी, इतना लोगों के अंदर था कि एक जोड़ी जूता मिल जाए, चप्पल मिल जाए, इसके लिए बच्चे मंदिरों में प्रार्थना करते थे। तो वही वो कहा उडुपी में उनको कहानी व्यक्ति ने बताई थी। जब वो स्कूल जाता था तो मंदिर के सामने रुक जाता था कुछ क्षण के लिए, और वो मंदिर के सामने प्रार्थना करता था कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। 30 years later, तो लेखिका कह रही हैं कि 30 वर्ष बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उडुपी में फिर विजिट किया, मैं उस टेम्पल पर भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब मंदिर वहाँ पर था ही नहीं था। 30 साल बाद जब ये उडुपी में गई उस व्यक्ति से मिलने के लिए जो इनको कहानी बताया था, तो लेखिका कह रही हैं कि वो सब वहाँ से डिसोलेट हो गया था, कुछ भी वहाँ नहीं था,
वो सब टूट फूट करके नष्ट हो गया था, मंदिर वहाँ पर था ही नहीं। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing sock and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. In the backyard. लेकिन क्या करें हैं कि जब वो 30 साल बाद विजिट की तो ये देख रही हैं कि वो तो मंदिर है ही नहीं वहाँ पे, मंदिर वहाँ से गायब था। तो वह उस मंदिर के पीछे बरामदे में जाती हैं, बैकयार्ड में जाती हैं। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पर नया पुजारी, वहाँ पर नया पुजारी आ गया था, वो पुजारी वहाँ पर रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना था। वियरिंग सॉक्स, वह मोजे भी पहने हुए था, एंड शूज, और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, वह अपने पैर पटकते हुए वहाँ पर आता है और अपने स्कूल बैग को, एक वहाँ पर फोल्डिंग बेड है, और उसी के ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Looking at the boy, लेखिका अनीस जंग अब उस बच्चे की तरफ देखती हैं, तब इनको याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? याद करेंगे कि आई रिमेंबर्ड द प्रेयर एनदर बॉय, मैं तब उस दूसरे लड़के की प्रार्थना को याद करने लगती हैं, जो कि ओडीपी में इनको एक व्यक्ति ने बताया था कि वह किस तरह से प्रार्थना करता था। हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, तो अब वो याद कर रही हैं कि वो बच्चा, दूसरा बच्चा जो है, वो किस तरह से एक शूज के लिए प्रार्थना करता था और फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और उसको अंत में एक जोड़ी जूता मिल भी जाता है। लेट मी नेवर लॉस देम, और वो कहता है कि वो अब इसको कभी भी गायब नहीं करेगा, उसको खोने नहीं देगा। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। Young boy like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhoods remain shoeless. अनीस जंग बता रही हैं कि छोटे बच्चे जैसे कि पुजारी जो प्रिस्ट हैं, उनके जो बेटे हैं, नाउ वोर शूज, अब उनको तो जूते मिल गए। जो पुजारी, ये पुजारी का बच्चा है, इसके पैर में तो शूज मिल गया। अब इस स्टैंडर्ड के लोग अपने बच्चों को जूते पहनाने लगे हैं, लेकिन बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, जैसे कि रैग पिकर्स हैं, कबाड़ बिनने वाले, मेरे आसपास जो बच्चे हैं, हमारे कॉलोनी में जो बच्चे हैं, रिमेन्स शूलेस, उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं, वो अभी भी नंगे पाँव ही चलते हैं, नंगे पाँव ही काम करते हैं, जबकि कबाड़ में से सामान उठाते हैं, कबाड़ बीनते हैं, फिर भी इनके पैर में जूते नहीं हैं। और हाँ, कभी कबाड़ में इनको टूटे फूटे फटे पुराने किसी के फेंके हुए जूते मिल जाते हैं, तो उसको तो पहन लेते हैं, लेकिन इनके पास कभी अच्छे जूते नहीं होते हैं। हाँ, इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि पुजारियों के बच्चे जूते पहनने लगे हैं, लेकिन कबाड़ियों के बच्चे भी जूते नहीं पहन रहे हैं। माई एक्वेंटेंस with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from its metaphorically. अब लेखिका बता रही हैं कि मेरे एक परिचित के लोग, मेरे एक एक्वेंटेंस ने, एक इनके परिचित के लोग ने, with the barefoot rag pickers led me to the Simapuri, कह रहे कि मेरे एक परिचित के लोग थे, और जो बेयरफुट रैग पिकर्स हैं, जो एक कबाड़ बिनने वाले बच्चे थे, उनको साथ में लेकर के
वो सीमापुरी में गए। सीमापुरी एक दिल्ली का बॉर्डर एरिया है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के बॉर्डर का एरिया, दिल्ली की बिल्कुल सीमा पे सटा हुआ सीमापुरी है, और नाम भी इसका सीमापुरी है, इसे लग रहा है कि सीमा पर ही स्थित है दिल्ली के। तो ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम मेटाफोरिकली, तो यहाँ कह रहे हैं कि भले ये दिल्ली की ही सीमा पर है, दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली के विकास से, दिल्ली के डेवलपमेंट से यह मीलों दूर है। दिल्ली के विकास से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोग बिल्कुल स्मार्ट हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, बहुत तेज विकास किए हैं, लेकिन सीमापुरी में यह विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहाँ एवं लोगों के पास पहनने के लिए जूते चप्पल तक नहीं है, कोई काम नहीं है, रैक पिकिंग करते हैं, कूड़ा कबाड़ से सामान बीनते हैं। तो इसीलिए यहाँ लेखिका बता रही हैं कि भले वो दिल्ली में है, दिल्ली के पेरीफेरी पर है, दिल्ली के आउटर एरिया पर है, लेकिन दिल्ली के विकास से इसकी कोई तुलना नहीं है, उसके विकास से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो लेखिका बता रही हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं, वो सब स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर वो लोग होते हैं जो बिना किसी परमिशन के इलीगली कहीं पर आ जाते हैं किसी दूसरे देश में, और वहाँ पर तो उनकी कोई ज़मीन रहेगी नहीं, उनका कोई घर रहेगा नहीं, किसी भी इसी खाली घर को, खाली ज़मीन पे अपना टेंट लगा लेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, वहाँ रहने लगेंगे। ऐसे ही लोगों को स्क्वेटर्स कहते हैं। स्क्वेटर मीन्स ए पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाई एन अनइनहेबिटेड बिल्डिंग और अनयूज्ड लैंड। तो ये स्क्वेटर्स लोग थे, बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बाद जो लड़ाई हुई थी, तो उस समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो उसी लड़ाई में 1971 की जो लड़ाई थी, तो उस समय ये लोग बांग्लादेश छोड़ करके भाग आए थे और दिल्ली के सीमापुर इलाके में आकर के बस गए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। करेंगे साहिब का जो परिवार है उन्हीं लोगों में से एक था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उस समय, जिस समय ये लोग आए थे, वो बिल्कुल खाली निर्जन स्थान था, वेस्ट लैंड था, जहाँ पर शहर का कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता है। हर बड़े शहरों में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर शहर का सारा कूड़ा कचरा, देखिए यहाँ पर ये वाइल्डरनेस, ये वेस्ट लैंड दिखाया गया है कि जहाँ शहर का सारा कचरा डंप किया जाता है। तो ये जो सीमापुरी था वो दिल्ली के लिए वेस्ट लैंड था, कूड़ा कचरा फेंकने की जगह थी। तो यहाँ देखिए दिख रहा है कि पूरे शहर का कचरा यहाँ इकट्ठा है। तो जो साहब और उसकी फैमिली थी वो इसी कूड़े कचरे से सामान ढूंढते थे, काम के सामान कुछ निकालते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। तो लेखिका बता रही हैं कि उस समय तो था ही, इट स्टिल इज, और आज भी वो ऐसा है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन इस समय वो खाली नहीं है। खाली नहीं होने का मतलब एक कूड़ा कबाड़ और ऐसे लोगों से पूरी तरह से भर चुका है। इन structures of mud with roof of tin and tarpaulins, divides of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। अब वहाँ की स्थिति क्या है? इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, बिल्कुल कच्चे मकान हैं, जो स्ट्रक्चर है वहाँ का वो मिट्टी से बनाया हुआ है। विथ रूफ ऑफ टिन, जिसकी छत जो है वो या तो टिन की है या तो तिरपाल लगा हुआ है, तारपोलिन लगा हुआ है। डिवाइड्स ऑफ सीवेज, ना तो वहाँ पर सीवेज है, नाली भी नहीं है गंदा पानी बहने के लिए। रनिंग वाटर, वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और इस तरह से जहाँ पर ना तो नाली की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है, किसी भी तरह की वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना इन किसी भी सुविधा के ना होते हुए भी 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कबाड़ बिनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रहकर सर्वाइव करते हैं। They had lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voters list and enable them to buy grain। कह रहे हैं इनके पास बाकी सुविधाएं तो नहीं हैं, ना तो इनके पास
अच्छी छत है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न वहाँ पर ड्रेनेज है, मतलब किसी तरह की सुविधा नहीं है। लेकिन इनके पास है क्या? दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ये लोग वहाँ पर 30 सालों से अधिक रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी आइडेंटिटी के ही वहाँ पर वो रह रहे हैं। इनका कोई भी वहाँ पर पहचान नहीं है, कोई नहीं इनको देखने वाला है कि हैं कौन, बांग्लादेश से आए हैं कि इंडिया के हैं, कुछ इनकी आइडेंटिटी वहाँ पर नहीं है। विदाउट परमिट, बिना परमिशन के रह रहे हैं, कोई परमिट भी नहीं है, कोई लीगल परमिट इनको नहीं है वहाँ रहने की। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और जिसकी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी इनके पास राशन कार्ड है और इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, तो इनको दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो इनको राशन कार्ड मिलने से इनको राशन मिल रहा है, और वोटर लिस्ट में नाम आ जाने से इनको वहाँ का जब इलेक्शन होता है तो वोट भी दे सकते थे। और ये राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है कि लोगों को अपने फ़ायदे के लिए, जो वहाँ के राजनेता थे, लीडर्स थे, MP MLA या जो भी उस समय रहे होंगे, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इनको राशन कार्ड बनवा दिया कि जिससे वो लोग इनको वोट दें। और वोट देंगे कैसे? जब वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों ने इनको राशन कार्ड से बनवा दिया था, और कोई भी आइडेंटिटी इनको नहीं दी गई थी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, जब लेखिका अनीस जंग की कुछ महिलाओं से बात होती है जो कि बिल्कुल टाइटर्ड का मतलब फटे पुराने साड़ियों में है, वो कुछ जब इनकी एक बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुई, साड़ी पहने हुई महिलाओं से इनकी बात होती है, तब ये पूछती हैं, आई आस्क देम, तब ये उन महिलाओं से पूछती हैं, व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर। वो लोग अपने जो हरे भरे खेत थे इनके और वहाँ की जो नदियाँ थीं, सब मिला जुला कर ये पूछ रही हैं कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर क्यों चली आई हैं। उनका तो घर भी था, उनके खेत भी थे, वहाँ से अच्छी उपज भी हो रही थी, ये सारी चीज़ें छोड़कर वो दिल्ली में क्यों आ गई हैं। तब वो क्या जवाब दे रही हैं, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और एक चीज़ और यहाँ बता रही हैं लेखिका कि भोजन जो है वो इनके सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, न कि आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट थी। आइडेंटिटी से ज़्यादा भोजन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आइडेंटिटी से सर्वाइव नहीं कर सकते थे, सिर्फ भोजन ही ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। अब जब इनसे पूछा जा रहा है कि वो लोग छोड़कर क्यों चले आए, ढाका छोड़कर के दिल्ली में क्यों आ गए, तो महिलाएं क्या बता रही हैं, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक। बता रहे हैं कि अगर हम लोग दिन के समाप्त होने के बाद वी कैन फीड आवर फैमिली, हम लोग अपने परिवार को भोजन करा लेते हैं, भरपेट भोजन कर लेते हैं और बच्चों को भी भोजन करा लेते हैं, एंड गो टू बेड, और हम सोने चले जाते हैं विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द के ही। मतलब अगर वो खाली पेट सोने जाते तो पेट में दर्द होता, तो यहाँ विदाउट एन एक्टिंग स्टमक का मतलब है पेट भर करके, मतलब इनका पेट भरा हुआ है तो इसलिए पेट में दर्द नहीं होगा। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं ये बेहतर इसलिए है कि हम उस फील्ड में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देता था। खेत तो थे इनके ढाका में, लेकिन तूफान आते थे, बाढ़ आती थी, इस तरह से कोई ना कोई स्टॉर्म आता था तो उनकी फसलें तबाह हो जाती थी, मिलता कुछ नहीं था। तो यही बात वो महिलाएं बता रही हैं, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज व्हेन आई आस्क देम। तो लेखिका जब उनसे पूछती हैं कि तुम लोग अपना हरा भरा खेत छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो, तो वो लोग बता रही हैं कि अगर शाम को हम लोग भरपेट भोजन करके सोते हैं और पूरा परिवार सो रहा है, पेट में कोई दर्द नहीं है, तो हम लोगों के लिए यह बेहतर है उस खेत से जो कि हमें बिल्कुल भी कोई अनाज नहीं देता था। Where they find food, they pitch their tent that become transit homes.
children grow up in them, becoming parents in survival, and survival is Simapuri means rag picking. Wherever they find food, इनको जहाँ कहीं भी भोजन मिल जाता था या उम्मीद हो जाती थी कि यहाँ पर कुछ दिन के लिए इनको भोजन मिलेगा, दे पिच दियर टेंट, वो लोग अपना टेंट वहीं गाड़ लेते थे, बिकम ट्रांजिट होम, और वहीं पर ये लोग अपना अस्थायी आवास बना लेते थे, टेंट गाड़ लेते थे और वहीं पर रहना शुरू कर देते थे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और इनके बच्चे वहीं पर बड़े होते थे, बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइवल, और ये लोग भी वहीं पर बड़े होते थे, पेरेंट्स भी वहीं पर ये बनते थे अपने सर्वाइवल के लिए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और परिवार के सर्वाइवल में, परिवार के भरण पोषण में ये भी एक हिस्सा बन जाते थे। मतलब जिस तरह से इनके पेरेंट्स कमाते थे, कुछ न कुछ रैग पिकिंग काम करते थे, तो काम क्या था इनका, रैग पिकिंग का ही काम था। कूड़ा कबाड़ उठाते थे और उसको छांटते थे और उनको फिर कबाड़ में बेचते थे, कुछ पैसा पाते थे, इससे इनका घर चलता था। तो इनके सर्वाइवल का हिस्सा, इनके सर्वाइवल का पार्टनर ये बच्चे भी बन जाते थे, और कुछ दिन बाद बच्चे जब थोड़े से बड़े होते थे तो ये भी अपने पेरेंट्स के साथ कूड़ा कबाड़ बीनने के लिए निकल जाते थे। और सर्वाइवल का मतलब जो सीमापुरी में था उसका मतलब था रैग पिकिंग, कूड़ा कबाड़ा बीनना ही वहाँ पे सर्वाइवल का मतलब था। अगर उनको सर्वाइव करना है तो कूड़ा कबाड़ा ही बीनना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is leaking roof, but for a child it is even more. अब लेखिका बता रही हैं कि थ्रू द ईयर्स, पूरे साल भर में, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट गार्बेज टू देम इन गोल्ड। अब बरसों से काम करते करते इनको एक बहुत अच्छा अनुभव हो गया था कि गार्बेज से, कूड़े में से अच्छी चीज़ों को कैसे उठाएं। यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ गोल्ड का मतलब काम की चीज़ों से है। तो लेखिका बता रही हैं इनको बहुत अच्छा अनुभव हो गया था कि किस प्रोपोर्शन में, किस अनुपात में, किस तरह से कबाड़ से एक काम की चीज़ें निकालें जिससे इनको फ़ायदा हो। इट्स देयर डेली ब्रीड, यही इनका रोज़ का भोजन था, यही रोज़ की इनकी रोजी रोटी थी। और रूफ ओवर दियर हेड, और इसी वजह से, इसी कूड़ा कबाड़ बिनने की वजह से इनके छत के इनके सर के ऊपर छत की भी व्यवस्था हो पाई थी। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही चूने वाला टपकने वाला छत हो, लेकिन यही इनके लिए पर्याप्त था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये भी सारी चीज़ें अधिक थी। तो उसी से अपना छत भी बनाते थे, कबाड़ में बिनते, इनको पॉलीथीन मिल गया था, कहीं से त्रिपाल मिल गया फटा पुराना, तो उसको ले जाते थे लोग, अपने घरों की छतों पर रख देते थे। भले ही इनके चूने वाली छत होती थी, लेकिन उनके लिए पर्याप्त था। जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से कुछ भी होना बेहतर होता है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupees नोट्स, साहब से हिज आइज लाइटिंग अप, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। अब यहाँ पर साहब बता रहा है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन 10 rupee नोट, साहब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। साहब लेखिका से बता रहा है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, और कह रहा है कि कभी कभी तो मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और ऐसा कहते हुए कि साहब की आंखें बिल्कुल चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, अगर आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तब उसमें आप तलाशना कभी भी बंद नहीं करेंगे, उसमें से ढूंढना और छांटना कभी भी बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में एक और अधिक हमें इसमें से कुछ न कुछ काम की चीज़ें मिल जाएंगी। कहीं दूसरा, आज हमें चांदी का सिक्का मिला है, कहीं सोने का भी सिक्का मिल सकता है। आज हमें 1 रुपया मिला है, 10 रुपया कभी कभी मिलता है, हो सकता है कभी बड़ा अमाउंट भी मिल जाए। तो इस तरह से एक बार अगर किसी को कबाड़ में से कुछ मिल जाएगा तो वह उसमें बार बार ढूंढेगा और इस काम को कभी बंद नहीं करेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज has a meaning different from what it's meant to their parents. For the children,
इट इज रेप्ड इन वंडर फॉर द एल्डर्स, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ लेखिका बता रही, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा लगता है, गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। करिए, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है और पेरेंट्स के लिए उस कूड़े कबाड़े या गार्बेज का मतलब कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह तो एक वंडर से भरा हुआ ढेर है, आश्चर्य से भरा हुआ ढेर है जिसमें वो कुछ भी पा सकते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके लिए तो कूड़े का ढेर का मतलब है कि सर्वाइवल, वो किसी तरह से इसे अपना भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन बच्चों के लिए इसका मतलब दूसरा था, उनका मतलब ये था कि ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें हैं और कुछ भी उसमें इनको मिल सकता था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। लेकिन क्या करें, एक दिन हमने साहब को देखा कि वह एक 4 दीवारी बनी हुई फेंस्ड गेट के सामने खड़ा हुआ है, जो कि इनके पास में था। नेबरहुड एक क्लब था, उसके सामने देखते हैं कि साहब खड़ा हुआ है। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ से खड़े होकर देख रहा है कि 2 लोग जो कि व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस खेलते हुए उनको वह देख रहा है। I like the game, he hums, content, watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing। अब वो बता रहा है लेखिका को मैं कभी कभी करे आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम बहुत ही पसंद है। वह इस बात को स्वीकार करता है और वहाँ खड़े होकर के स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, गेट के बाहर खड़े होकर के वो इन सब चीज़ को देखता है। और लेखक को बता रहा है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और कह रहा है कि जब यहाँ आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और बता रहा है कि जो गेट कीपर है वह कभी कभी मुझे झूला भी झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। तो लेखिका देख क्या रही हैं, देख रहे हैं कि साहब के पैरों में भी टेनिस शूज है, साहब तो टेनिस शूज पहने हुए है। That looks strange over his discolored shirt and short, जो कि उसके डिस्कलर शर्ट और जो भी कपड़ा वो पहने हुए था वो उसका कलर बिल्कुल उड़ गया था, बिल्कुल डिस्कलर हो गया था। और उसके साथ ये टेनिस शूज़ पहने हुए था, यह बिल्कुल मिस मैचिंग का था, बिल्कुल भी मैच करने वाला नहीं था। अब टेनिस शूज इसको मिला कहाँ से था? समवन गेव देम टू मी, अभी बता रहा है कि किसी ने मुझे इसको दे दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अब लेखिका को वह बता रहा है कि इस शूज को किसी ने उसे दे दिया है। लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि वह हो सकता है कबाड़ बिनने वाला है, किसी धनी व्यक्ति का, किसी धनी बच्चे का जूता थोड़ा सा फट गया हो और वो कूड़े के ढेर में फेंक दिया हो और इसको वह शूज मिल गया हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करें लेखिका। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach। तो लेखिका बता रही हैं वास्तविकता क्या है। In fact that they are discarded shoes of some rich boy, वास्तविकता यह है कि वो जो टेनिस के शूज हैं वो किसी धनी बच्चे के द्वारा ये फेंके गए शूज थे। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और जिसको उस धनी बच्चे ने पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि एक शूज में छोटा सा होल हो गया था, छोटा सा सुराग हो गया था एक पैर के शूज में, इसलिए उसने इस तरह के शूज को पहनने से मना कर दिया होगा। लेकिन इट डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब को। रीजन फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि जो पूरे जीवन भर नंगे पैर चला हो,
इवन शूज विथ अ होल इज ड्रीम कम ट्रू। तो उसको अगर एक सुराग वाला जूता मिल जाए, फटा पुराना जूता भी मिल जाए, तो उसके लिए उसका सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन क्या करें, लेकिन वो जिस गेम को इतना ध्यान से, इतना मंत्र मुग्ध होकर के देख रहा है, वह तो इसके लिए बिल्कुल असंभव है, वह इसके पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. अब एक दिन लेखिका देख रही हैं कि जो साहिब आलम है वह मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्तर, और उसके हाथ में दूध लाने वाला एक कनस्तर भी था, दूध ले जाने वाला वो डब्बा था। अब वो लेखिका को खुद बता रहा है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। कह रहा है कि मैं रोड के उस पार एक टी स्टॉल पर, एक चाय की दुकान पर अब काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए लेखिका को बता रहा है कि मैं जो रोड के उस पार दुकान है उस पर मैं अब नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये सैलरी मिलती है। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी मिलता है, जितने भी बार मुझे खाना हो तीनों टाइम का भोजन मिलता है और 800 रुपये सैलरी मिलती है, और मैं एक चाय की दुकान पर काम करने लगा हूँ, गार्बेज पिकिंग छोड़ दिया हूँ। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. अब लेखिका उससे पूछ रही हैं, क्या पूछती हैं? Does he likes the job? कि क्या उसको वह नौकरी पसंद है, चाय की दुकान पे जो काम कर रहा है, क्या यह उसको पसंद है? His face, लेखिका कह रही हैं कि मैंने देखा कि उसका चेहरे पर जो केयर फ्री लुक होता था वो पूरी तरह से गायब है। जो बिल्कुल वो निश्चिंत होकर के घूमता था, बिंदास होकर घूमता था, वो बिंदासी, वो केयर फ्री लुक अब उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि अब वह खुद का मालिक नहीं था, वह अब किसी का नौकर बन चुका था। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो लेखिका बता रही हैं कि वो दूध का छोटा सा डब्बा अब उस भारी बैग से, जो अपने कंधे पर वो रखकर कबाड़ का बड़ा सा बोरा रखता था, उस बोरे से, उस बैग से वो छोटी सी दूध का जो डब्बा है वह उसको भारी लगने लगा था, क्योंकि वो जो अपना खुद का काम करता था वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। अब वो किसी की नौकरी कर रहा है, अब वो उसकी सारी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। इसलिए यहाँ लेखिका बता रही हैं कि वो दूध का छोटा डब्बा उसके बैग से, वो उस बैग से जिसमें कबाड़ बीनता था, उससे कहीं ज़्यादा भारी लग रहा है। द बैग वॉज हिज, रीजन क्या है? द बैग वॉज हिज, वह बैग तो उसका खुद का था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और जो कनस्तर है, जो दूध का डब्बा है, यह तो उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो मालिक नहीं रहा, अब वह गुलाम बन चुका है, वो नौकर बन चुका है। जब तक वह खुद कबाड़ बीनता था, भले ही छोटी नौकरी करता था, लेकिन वह खुद का मालिक था, पूरी तरह से स्वतंत्र था। आज वह चाय की दुकान पे काम कर रहा है, उसकी सारी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। वही यहाँ लेखिका लास्ट में कर रही हैं, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। इस तरह से जो लास्ट स्प्रिंग है, इसका फर्स्ट पार्ट समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज कंप्लीट हो रहा है। इस कहानी में लेखिका अनीस जंग ने गरीबी का वर्णन किया है कि किस तरह से अभी भी देश में गरीबी है, और उसका बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। आई होप आप लोग इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।